हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा। आज हम पढ़ेंगे अधिकारों का विकेंद्रीकरण एवं अधिकारों का केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। आज हम अधिकारों के केंद्रीकरण एवं अधिकारों के विकेंद्रीकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है अधिकारों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अधिकारों के विकेंद्रीकरण के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत हैं। उन्होंने अधिकारों के विकेंद्रीकरण को अपने अपने अर्थों में परिभाषित किया है। एलन ने कहा है कि विकेंद्रीकरण कार्य निष्पादन के स्तरों पर व्यवस्थित एवं स्थायी रूप से अधिकारों का प्रत्यायोजन है या अधिकारों को सौंपना है। पेयोल ने कहा है कि प्रत्येक कार्य जिससे अधीनस्थों की भूमिका का महत्व बढ़ता है या अधीनस्थों की भूमिका बढ़ती है उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इन सभी के निष्कर्ष के बाद हम ये कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण तब होता है जबकि उच्चाधिकारी अपने अधिकारों एवं दायित्वों को अधीनस्थों को सौंपते हैं। इन अधिकारों के परिणाम स्वरूप अधीनस्थ अपने कार्यों के संबंध में स्वयं भी निर्णय ले सकते हैं। अब इसके लक्षणों का अध्ययन करेंगे कि विकेंद्रीकरण के में क्या लक्षण होते हैं। उसमें पहला है कि प्रबंध के निम्नतम स्तर पर अधिकाधिक निर्णय लिए जाते हैं। प्रबंध के निम्न स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। संस्था के अधिकांश कार्य प्रबंध के निम्न स्तर द्वारा किए जाते हैं, तो निर्णय भी उनके द्वारा लिए जा सकते हैं। ऐसा करने से अधीनस्थों की भूमिका बढ़ जाती है या उनका महत्व बढ़ जाता है। संपूर्ण संगठन की प्रशासकीय इकाई को उप विभागों में बांट दिया जाता है। विकेंद्रित कार्यों को करने में केंद्रीय स्टाफ की मदद ली जाती है। ये सारी इसके लक्षण हैं। अब हमें विकेंद्रीकरण के क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं कि हम जब अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हैं या अधिकार एवं दायित्व अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं तो उससे हमें एक संस्था को क्या लाभ होते हैं। तो उसके लाभों में है कि उच्च प्रबंधकों का कार्यभार कम हो जाता है, अधिकारियों की योग्यताएं एवं पहल शक्ति बढ़ जाती है, कार्यों का शीघ्र निष्पादन किया जा सकता है, संदेश वाहन में सुविधा होती है, अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है, कर्मचारियों में अनौपचारिक संबंधों को प्रोत्साहन मिलता है, नई नई विधियों से कार्यों को क्रियान्वित किया जा सकता है, अधीनस्थों पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, सौद्देश्य प्रबंध को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, सामान्य ज्ञान वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध अच्छे होते हैं या मजबूत बनते हैं। ये सारे लाभ एक विकेंद्रीकरण के माध्यम से हमें या एक उच्चाधिकारी को या एक संस्था को प्राप्त होते हैं। किससे? अधिकारों एवं दायित्वों के विकेंद्रीकरण से। अब आता है कि इसके क्या क्या दोष हो सकते हैं या क्या हानियां हो सकती हैं। तो उसमें है कि एक विकेंद्रीकृत संस्था में अच्छे एवं कुशल कर्मचारियों का पूरा लाभ उठाना संभव नहीं है। अधिक विकेंद्रीकरण विशिष्टीकरण के लाभों से वंचित कर सकता है। यह नीतियों की समानता एवं समन्वय को समाप्त कर देता है। विकेंद्रीकरण से कार्यों का दोहराव भी होने लगता है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार संगठन में शीघ्र ही परिवर्तन कठिन हो जाता है। संकटकालीन अवस्थाओं में शीघ्र निर्णय लेना संभव नहीं होता।
प्रकार व्यवस्था से संचालन लागत बढ़ जाती है। विकेंद्रीकरण कर देने से निर्णय में एकरूपता नहीं रह पाती। ये सारे दोष हैं जो विकेंद्रीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं। अब आता है हमारा अधिकारों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। इस संबंध में एलन ने कहा है कि किसी संगठन में केंद्रीय बिंदुओं पर व्यवस्थित एवं स्थायी ढंग से अधिकार सुरक्षित करने को केंद्रीकरण कहते हैं। सामान्य अर्थ में हम समझें तो एक संगठन तब केंद्रीकृत कहलाता है जबकि व्यवसाय से संबंधित अधिकांश निर्णय अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं तथा कार्य करने वालों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिन संगठनों में अधिकारों का प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण नहीं किया जाता है वहाँ केंद्रीकरण होता है। अब इसके क्या क्या लक्षण हैं? केंद्रीकरण के अधिकारों के केंद्रीकरण के क्या लक्षण हो सकते हैं या क्या लक्षण होते हैं? इनके लक्षण में है कि संस्था के सभी निर्णय उच्चाधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। अधीनस्थ केवल कार्य करते हैं, निर्णय नहीं लेते। अधिकारों का प्रत्यायोजन बहुत ही कम देखने को मिलता है। उच्चाधिकारियों के हाथों में सारे अधिकार होते हैं। यह इसके लक्षण हैं। अब केंद्रीकरण के लाभ क्या क्या हैं? लाभ में है समान नीतियों का पालन किया जा सकता है, समन्वय करना सरल हो जाता है, विशिष्टीकरण एवं प्रमापीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, किसी भी इकाई के अधिकारों एवं दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है, उच्च कुशलता प्राप्त कर्मचारियों की सेवा का पूरा लाभ उठाया जा सकता है, श्रम एवं लागत संचय साधनों का प्रयोग सुविधापूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार आसानी से समायोजन या एडजस्टमेंट किया जा सकता है, कर्मचारियों के खाली समय का सदुपयोग किया जा सकता है, नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ये सारे अधिकारों के केंद्रीकरण के अंतर्गत हमें ये लाभ प्राप्त होते हैं। अब आते हैं कि इसके दोष क्या हैं। तो उनके दोषों में है उच्च प्रबंधकों का काफ़ी समय एवं शक्ति दिन प्रतिदिन के कार्यों में लग जाती है। जब अधिकारों का केंद्रीकरण होगा तो सारे काम उच्च प्रबंधकों को करने पड़ेंगे और उच्च प्रबंधकों को जब ये कार्य करने पड़ेंगे तो उनका जो अधिकतर समय और शक्ति है वह दिन प्रतिदिन के कार्यों में लग जाएगी। अधीनस्थों में प्रबंध के ज्ञान का विकास नहीं हो पाएगा। निम्न स्तर पर कार्यों में कुछ शीघ्रता लाना प्राय असंभव होगा क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए ऊपर से अधिकार प्राप्त करना पड़ता है। अधिकार प्राप्त होगा तभी कार्य संभव होगा। निम्न स्तर के कार्यों के संबंध में निर्णय उच्चाधिकारी ही लेते हैं, अतः अच्छे संदेश वाहन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। केंद्रीकरण से मनोबल, रुचि आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अधीनस्थों का महत्व समाप्त हो जाता है। यह सारे दोष अधिकारों के केंद्रीकरण के अंतर्गत पाए जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसे पुनः अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।